हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की, या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा छायावाद काल, जिसका समय 1920 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। छायावादी काल है वो आधुनिक काल का ही उपभाग है। जो आधुनिक काल था उसको हमने 6 उपभागों में बांटा था। पहला जो हमारा था वो था भारतेंदु युग, दूसरा था द्वितीय युग, जिनको हमने विस्तार से पढ़ा है। उनके प्रमुख कवि, उनकी प्रमुख रचनाओं को हमने अच्छे से पढ़ा है। जिस भी स्टूडेंट ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जा कर के वहाँ उन वीडियो को देख सकते हैं, ताकि जो आगे आप विषय पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और उस द्वितीय युग के बाद जो काल आता है वो छायावादी काल आता है। तो इसके कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, उनसे संबंधित, छायावाद से संबंधित, उनके प्रमुख लेखकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके अनुसार 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास क्रम के तीसरे चरण को छायावाद काल के नाम से जाना जाता है। तो किसने माना ये? डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1918 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक का जो समय है उसको आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास क्रम में जो तीसरा चरण था, इनको हमने 6 भागों में बांटे थे। तो जो तीसरा हमारा भाग था उसको छायावाद काल नाम दिया गया है। और छायावाद की जो आरंभिक सीमा के संबंध में विद्वानों के 2 मत माने जाते हैं कि वो कौन कौन से हैं। चलिए हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि एक पहला है हमारा मत 1918 ईस्वी से आरंभ। 1918 ईस्वी से आरंभ किसका? छायावादी काल का। क्यों? क्योंकि हिंदी छायावाद की सर्वप्रथम जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी रचना? झरना रचना मानी जाती है। इनकी छायावाद की सबसे पहली रचना कौन सी है? वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित झरना जो रचना है वो सबसे पहली रचना मानी जाती है। यह रचना 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसके आधार पर किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जो आरंभ है वो 1918 ईस्वी माना है। अब हम अपने दूसरे मत को देख लेते हैं कि हमारा दूसरा मत क्या कहता है। दूसरा मत है कि 1920 ईस्वी से आरंभ। पहला था 1918 ईस्वी से आरंभ, जिसको किसने माना था? डॉक्टर नगेंद्र ने और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। किस आधार पर? कि 1918 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की जो रचना थी कौन सी? झरना, वो प्रकाशित हुई थी, तो उसी आधार पर। अब दूसरा मत है कि 1920 ईस्वी से आरंभ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के क्या रहे थे? संपादक रहे थे, जिसके आधार पर 1920 ईस्वी तक का जो समय है वो द्विवेदी युग का भी माना जाता है। दूसरा मत इसी का क्या बिंदु है? दूसरा कि इस युग को छायावादी जो नाम है, यानी कि छायावाद जो नाम दिया था वो सबसे पहले किसने दिया था? तो वो मुकुटधर पांडे ने दिया था इस काल को। तीसरा जो क्या है, 1920 ईस्वी में जबलपुर से एक जो पत्रिका थी वो प्रकाशित होती थी, कौन सी? श्री शारदा पत्रिका। उसमें मुकुटधर पांडे के द्वारा लिखित 4 लेख हिंदी छायावाद नाम से प्रकाशित हुए थे। यानी कि जो कहने का तात्पर्य कि 1920 ईस्वी में एक पत्रिका थी श्री शारदा पत्रिका, वो जबलपुर से प्रकाशित होती थी और उस पत्रिका में मुकुटधर पांडे के लिखित 4 लेख हिंदी छायावाद के नाम से प्रकाशित हुए थे। तो ये हमारा दूसरा मत है। तो छायावाद का जो दोनों तथ्यों के आधार पर छायावाद का जो समय है वो 1920 ईस्वी स्वीकार किया है। और वो किसने किया है? तो वो गणपति चंद्रगुप्त ने स्वीकार किया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि छायावाद की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं।
छायावाद की अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अब के अनुसार अलग अलग लेखकों ने अपने अनुसार जो है छायावाद की परिभाषाएं दी हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की क्या परिभाषा दी है कि जो छायावाद है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का क्या है? विद्रोह है। और दूसरा, छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक भावात्मक दृष्टिकोण है। तो ये किसने कहा है? ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। दूसरा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, जब आत्मा की छाया परमात्मा में एवं परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की क्या होती है? सृष्टि होती है। तो ये किसने माना है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। अब महादेवी वर्मा के अनुसार क्या परिभाषा है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीस है, इसका मूल सर्वोत्तमवाद है। तो ये किसने कहा? ये महादेवी वर्मा ने छायावाद के विषय में कहा है। अब हम आगे देखें तो आगे अगले जो हमारे लेखक हैं वो है जयशंकर प्रसाद। तो उनके अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगती है, जब क्या होता है? वेदना के अनुसार स्वानुभूति अभिव्यक्त होने लगती है, तब छायावाद के नाम से अभिहित किया गया है। क्या हुआ है कि जब वेदना के आधार पर क्या होती है? स्वानुभूति अभिव्यक्त होती है, तब उसे छायावाद के नाम से क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। तो ये किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद को दो अर्थों में ग्रहण किया जाना चाहिए। एक तो किसके अर्थ में? रहस्यवाद के अर्थ में, और दूसरा जो है पद्धति विशेष या शैली वैचित्र्य के अर्थ में। ये किसने कहा है? ये डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद को दो अर्थों में हमें ग्रहण करना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा विशेष पद्धति या फिर शैली वैचित्र्य के अर्थ में। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि खड़ी बोली हिंदी की एक ऐसी कविता जिसमें कवियों ने अपनी कल्पना का अधिक प्रयोग करके रहस्यपूर्ण कविताएं लिखी हैं, उनको ही छायावाद के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारे सामने 5 लेखक आए हैं जिन्होंने छायावाद को अपने अनुसार परिभाषित किया है, तो उन परिभाषाओं के आधार पर क्या कहा गया है कि खड़ी बोली हिंदी की एक ऐसी कविता जिसमें कवियों ने अपनी कल्पना का अधिक प्रयोग करके रहस्यपूर्ण कविताएं लिखी हैं, उनको ही क्या है? छायावाद के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखें तो जो छायावाद शब्द के विविध अर्थ हैं कि छायावाद के क्या क्या अर्थ हैं, तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा छायावाद को निम्नानुसार अलग अलग अर्थों में ग्रहण किया गया है। तो उनको देख लेते हैं कि वो क्या है। जैसे मुकुटधर पांडे हैं, उन्होंने छायावाद का जो अर्थ है वो किस में कहा है? रहस्यवाद में। डॉक्टर सुनील कुमार ने अस्पष्टतावाद, डॉक्टर बच्चन ने स्वच्छंदतावाद के अर्थ में छायावाद को ग्रहण किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यंग्यार्थ प्रधान शैली, जयशंकर प्रसाद ने कांतिवाद। तो इन लेखकों ने छायावाद को इन अर्थों में ग्रहण किया है। उसके बाद हम आगे देखें, नंद दुलारे वाजपेयी ने व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव, सुमित्रा नंदन पंत ने सौंदर्य की छाया, डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, डॉक्टर गया प्रसाद पांडे ने वस्तुवाद एवं रहस्यवाद के बीच की इसको कड़ी माना है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शैली वैचित्र्य, चित्र भाषा या शैली मधुचर्या, तो इन अर्थों में छायावाद का अर्थ ग्रहण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद शब्द को इसी संत के फैंटेस्माटा शब्द से भी संबंध किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छायाभास इसका अर्थ होता है। अब हम आगे देखें, छायावाद के 4 आधार स्तंभ। छायावादी युग उल्लेखनीय लेखन कार्य करने वाले जो 4 विद्वानों को डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने छायावादी महल के 4 आधार स्तंभ कह करके पुकारा है। किसने पुकारा है? डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने पुकारा है। जिन 4 विद्वानों ने छायावादी युग में जो है लेखन कार्य किया था, उनको जो है डॉक्टर कृष्णदेव झारी ने छायावादी महल के 4 आधार स्तंभ कह करके पुकारा है। कि वो कौन कौन है?
जैसे कि पहला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को किसका प्रतीक माना है? जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा का प्रतीक माना है। और इसका जो दर्शन है वो कौन सा है? प्रत्यभिज्ञा, आनंदवाद और समरसवाद। दूसरे हैं हमारे विद्वान या हम लेखक कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनको किसका प्रतीक माना है? विष्णु का प्रतीक माना है और इनका दर्शन कौन सा है? अरविंद है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसको रुद्र यानी कि महेश के रूप में स्वीकार किया गया है, उसको प्रतीक माना गया है और इसका दर्शन कौन सा है? अद्वैत दर्शन है। फिर है महादेवी वर्मा, जिसको शक्ति का प्रतीक माना गया है और इसका जो दर्शन है वो कौन सा है? बौद्ध दर्शन है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को दो अर्थों में ग्रहण किया था। कौन कौन सा? रहस्यवाद और भाव पद्धति। तो चारों आधार स्तंभों में शुक्ल जी के अनुसार रहस्यवाद केवल महादेवी वर्मा की कविताओं में ही देखने को मिलता है। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को दो अर्थ में ग्रहण किया था, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा भाव पद्धति के अर्थ में। तो जो रहस्यवाद है वो सिर्फ महादेवी वर्मा की रचनाओं में ही हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम आगे देखें कि जो छायावाद की बेहतरी के अंतर्गत कौन कौन से आचार्य आते हैं। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने 1931 ईस्वी में निम्नलिखित तीन विद्वानों पर अलग अलग निबंध लिखकर इन तीनों को छायावाद की त्रिय कह करके पुकारा था। तो वो किन किन को पुकारा था? जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रा नंदन पंत को और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। इन चारों को जो है नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है क्या माना है? छायावाद की बृहत्तरी में शामिल किया गया है, इनको बेहतरी कह करके पुकारा है। अब हम आगे देखें कि जो छायावाद की लघुत्री है उसमें कौन कौन है। छायावाद की लघुत्री में कौन कौन है? तो अपने नाम के अंत में वर्मा शब्द का प्रयोग करने वाले निम्नलिखित तीन विद्वानों या विदुषियों को छायावाद की लघुत्री कहा जाता है। तो वो कौन कौन है? तो महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। इन तीनों को जो है छायावाद की लघुत्री कहा जाता है। और कुछ समीक्षकों के अनुसार भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी छायावाद की लघुत्री में शामिल किया गया है। यानी कि कुछ समीक्षकों ने महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी को जो छायावाद की लघुत्री के रूप में स्वीकार किया है, उसमें भगवती चरण वर्मा को शामिल नहीं किया गया है। अब हम आगे देखें तो हमारे जो छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने छायावाद के अलग प्रवर्तक स्वीकार किए हैं। तो वो कौन से हैं? जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो छायावाद का प्रवर्तक को किसको माना गया है? मैथिली शरण गुप्त को और मुकुटधर पांडे को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया है। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा व प्रभाकर माचवे के अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है। कैलाश चंद्र जोशी व डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना गया है और सर्वमान्यता अनुसार जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अब हम आगे देखें, इनके विशेष तथ्य को हम देख लेते हैं कि छायावाद से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो कि जो अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा छायावाद को कल्पना प्रधान काव्य या रहस्यवादी काव्य कह करके पुकारा है। तो किसको पुकारा है? छायावाद को कह करके पुकारा है। ज़्यादातर इतिहासकारों ने इसको क्या कहा है? तो कल्पना प्रधान काव्य या रहस्यवादी काव्य कह करके पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती कह करके पुकारा है। तो क्या कहा है छायावाद को? अभिव्यंजनावाद का विलायती। और ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। छायावादी साहित्य में अनुभूति की गहराई देखने को मिलती है। हिंदी का रहस्यवादी साहित्य मूलतः अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म आंदोलन से प्रभावित माना जाता है। तो क्या कहा गया है कि जो हिंदी का जो हमारा रहस्यवादी साहित्य है वो मूल रूप से जो अंग्रेजी के रोमांटिसिज्म आंदोलन से क्या है? प्रभावित है। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा संपादित जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है।
किसको माना जाता है? तो जागरण पत्र को छायावाद का घोर समर्थक पत्र माना जाता है। और इसको किसने संपादित किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। छायावादी रहस्य में खड़ी बोली का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, जिसके कारण छायावाद काल को खड़ी बोली का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि छायावादी रहस्य में, यानी कि छायावादी जो हमारा साहित्य है, ये छायावादी साहित्य, छायावादी जो जितना भी साहित्य लिखा गया है उसमें ज़्यादातर खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण छायावाद काल को क्या कहा गया? खड़ी बोली का स्वर्ण काल कह करके पुकारा है। अब हम आगे और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख लेते हैं कि छायावाद के समर्थन में जो सर्वाधिक लेख लिखने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? तो छायावाद के समर्थन में सर्वाधिक लेख लिखने वाले विद्वान आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी माने जाते हैं। इनके ये लेख भारत नामक जो पत्र था उसमें प्रकाशित हुआ करते थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जो झरना है रचना 1918 ईस्वी की ये रचना है। इसको क्या कहा गया है? इसको छायावादी प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना जाता है। फिर है छायावादी कविताओं को पलायनवादी कवि भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो कवि थे वो यथार्थ जीवन से दूर होकर कल्पना के लोक में विचरण करते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया है? इनको पलायनवादी कहा गया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की बृहत्तरी के कवियों में प्रमुखतः निम्न तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो वो कौन कौन से तत्व हैं? जैसे कि जयशंकर प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि तत्व की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में हमें ज़्यादातर कल्पना तत्व की प्रधानता दिखाई देती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता पाई जाती है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे जो छायावाद के प्रमुख लेखक हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके विषय में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PG हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय हिंदी है, तो इन सीरीज़ के माध्यम से, इन वीडियो के माध्यम से वो अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद।